गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आप सभी के लिए सीटेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कह सकते हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। अमूमन आपने देखा होगा कि पर्सनालिटी शब्द सामान्यतः सामान्य अर्थों में केवल शारीरिक बनावट के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सामान्य जनरल मीनिंग है इसकी, कुछ स्पेशल बातें भी इसमें छिपी हुई हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो सीटेट या टेट या सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं तो 1-2 नंबर जो है वो क्लियर खूब आराम से हो सकता है। ठीक है, हमने कहा ये जो पर्सनालिटी है इसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, हिंदी में इसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल और केवल हमारा उद्देश्य उसकी शारीरिक बनावट को व्यक्त करना होता है। शारीरिक संरचना को व्यक्त करना केवल हमारा उद्देश्य होता है, जबकि विशेष अर्थों में ऐसा नहीं है। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य अर्थ में शारीरिक बनावट से पर्सनालिटी का अर्थ लगाया जाता है, लेकिन शारीरिक बनावट ही केवल पर्सनालिटी है ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के अंतर्गत कितनी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ में बहुत अंतर होता है। अब हम बात करने चल रहे हैं स्पेसिफिक मीनिंग, अर्थात हम बात करने चल रहे हैं विशेष अर्थ की। ठीक है, व्यक्तित्व का विशेष अर्थ क्या होता है या टेट सीटेट सुपर टेट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या केवल शारीरिक संरचना को समझना ही इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों को आपको समझना पड़ेगा। व्यक्तित्व के 2 पक्ष होते हैं, एक को हम आंतरिक पक्ष कहते हैं और एक को हम बाह्य पक्ष कहते हैं। एक को आंतरिक और एक को बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये विचार भारत के लिए है या भारतीय या यूरोपीय जो हैं वो यहाँ पे हैं, अर्थात जो पाश्चात्य दार्शनिक थे, यूरोपीय दार्शनिक थे, वो बाह्य पक्ष को सपोर्ट करते हैं, और जो भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया? आंतरिक पक्ष को। बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष में हमने देखा कि हमारी वेशभूषा का आकलन किया जाता है। बाह्य पक्ष में हमारी वेशभूषा का आकलन किया जाता है। हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे जूते कैसे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे जूते कैसे हैं, हमारी सुंदरता कैसी है ना, अर्थात हमारी फेस कटिंग वगैरह देखी जाती है। इसमें शारीरिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है। हमारी हाइट, लंबाई, चौड़ाई देखी जाती है। अर्थात जो हमारा बाह्य पक्ष है वो बाह्य चीज़ों को देखता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 चीज़ें आपको पहले समझ लेना चाहिए, एक मूर्त को और एक अमूर्त को। मूर्त का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती हैं, जिसे मापा या तौला जा सकता है ना। अमूर्त का मतलब ये होता है जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। आपके साइकोलॉजी में ये जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, केवल ओनली एक ऐसा चैप्टर है जो मूर्त और अमूर्त दोनों पक्षों का अध्ययन करता है। आप देखेंगे जब आप बालक का शारीरिक विकास पढ़ेंगे तो वो केवल मूर्त का अध्ययन कर रहा है। बालक का मानसिक विकास देखेंगे, मेंटल डेवलपमेंट, उसमें अमूर्त का अध्ययन किया जा रहा है ना। आप देखिए, जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, ये मूर्त अर्थात जिसे हम देख सकते हैं और अमूर्त जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उन दोनों पक्षों का अध्ययन करता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि बाह्य पक्ष में किसी की वेशभूषा, उसके कपड़े, जूते, वेशभूषा में ही सारी चीज़ें आती हैं। सुंदरता, शारीरिक बनावट की चर्चा करते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है इत्यादि चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। ठीक, आंतरिक पक्ष में हम किसी भी बालक या व्यक्ति के विचारों का अध्ययन करते हैं, उसके स्वभाव अर्थात उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसके
गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसकी विचार, स्वभाव, गुण, कार्य, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इस बात का भी पता लगाते हैं क्या उसके अंदर समायोजन की प्रकृति या प्रवृत्ति है कि नहीं। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। क्या वो किसी भी वातावरण में खुद को एडजस्ट कर सकता है, खुद को समायोजित कर सकता है कि नहीं। ठीक। और अगर समायोजन के गुण नहीं है तो वो झगड़ालू स्वभाव का होगा। अगर समायोजन के गुण नहीं है तो वो झगड़ालू स्वभाव का होगा, किसी से मेल जोल बिठा ही नहीं सकता है। आपने देखा कि अब हम किसी के लिए जब व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके दोनों पक्षों का अध्ययन करेंगे, अर्थात आंतरिक पक्ष का भी अध्ययन करेंगे और बाह्य पक्ष का। आंतरिक पक्ष में क्या देखा जाता है? किसी भी बालक का विचार, स्वभाव, गुण, कार्य, व्यवहार, समायोजन इत्यादि चीजें। और बाह्य पक्ष में क्या देखा जाता है? बाह्य पक्ष में उसकी वेशभूषा, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, इन सारी चीजों का आकलन किया जाता है। बाह्य पक्ष के सपोर्टर कौन है? यूरोपीय दार्शनिक। बाह्य पक्ष के सपोर्टर कौन है? यूरोपीय दार्शनिक। यूरोपीय मतलब हमारा सीधा सीधा उद्देश्य ब्रिटिशों से है, अंग्रेजों से है, और जो आंतरिक पक्ष है वो है भारतीय। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमने ये देखा कि ये जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके पक्ष को समझना बहुत आवश्यक है। और जब हम पक्षों की बात किए तो आंतरिक और बाह्य पक्ष दो चीजों की बात किए। कई बार कई लोगों ने आपको पढ़ाया भी होगा, बताया भी होगा कि ये जो पर्सनालिटी है, ये जो आपका शब्द है पर्सनालिटी, ये जो पर्सनालिटी है ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। किस भाषा के? लैटिन वर्ड एक है जिसे बोलते हैं पर्सोना। होता क्या है, जैसे अपने यहाँ भारत में रामलीला वगैरह होते हैं, वैसे ही यूरोप में प्ले वगैरह होते हैं, नाटक होते हैं, उसके कई कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं जो अलग अलग वेशभूषा में आते हैं। कोई जोकर बन के आ रहा है, कोई हीरो बन के आ रहा है, कोई हीरोइन बन के आ रहा है, कोई विलन बन के आ रहा है ना। तो इस प्रकार से उन सब की पर्सनालिटी देखी जाती थी कि जिस समय स्टेज पे वो परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं, जिस प्ले का कैरेक्टर वो निभा रहे हैं, कैरेक्टर के रूप में हैं, उनका देखा जाता था, आकलन किया जाता था कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है। जैसे आप रामलीला में देखते होंगे कि भगवान श्री राम की पर्सनालिटी क्या है, लक्ष्मण जी की पर्सनालिटी क्या है, रावण की पर्सनालिटी क्या है, हनुमान जी की पर्सनालिटी कैसी है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखते होंगे। वैसे ही यूरोप में ये देखा जाता था, ठीक, कि किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा है। अब आप देखिए ये जो पर्सनालिटी है वो लैटिन भाषा के किससे बना है? पर्सोना से। और इस पर्सोना का एक शब्द में अगर आप जानना चाहते हैं अर्थ क्या होए, तो इसे कहते हैं मुखौटा। मुखौटा का मतलब हम अपने वास्तविक रूप को छिपा करके अपने आप को किस बनावटी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सोना। पर्सोना से क्या बना? इसी पर्सोना से किसका निर्माण हुआ? पर्सनालिटी का। अर्थात हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? अगर हम यूरोप की दृष्टि से देखें तो पर्सनालिटी किसका अध्ययन है? बाह्य पक्ष का, जो हमें दिखता है, जिसे हम बदल सकते हैं। अब देखिए, इस पर्सनालिटी को आपने समझ लिया कि पर्सनालिटी का अर्थ क्या है। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या बाह्य पक्षों का आकलन या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, एस्पेक्ट्स। अब आप देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आपने अर्थ को समझ लिया, व्यक्तित्व के अर्थ को समझ लिया, और दूसरी हेडिंग आपने व्यक्तित्व के पक्ष को समझ लिया। व्यक्तित्व का अर्थ आपने समझा, व्यक्तित्व के पक्ष को आपने समझा। अब तीसरी हेडिंग जो है वो व्यक्तित्व के सिद्धांतों की है ना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या हैं। इसमें आप परिभाषाओं को भी पढ़ सकते हैं, इसमें आपको परिभाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी, इसका मापन भी पढ़ाया जाएगा। मापन कैसे होता है व्यक्तित्व का, आप इसमें पढ़े होंगे, टीएटी परीक्षण इत्यादि चीज़ें अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, अब देखिए, हमने कहा सिद्धांत। सिद्धांत में मुख्यतः व्यक्तित्व के 5 सिद्धांतों की ही चर्चा की जाती है। 4 या 5 सिद्धांतों की ही चर्चा की जाती है। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं मांग का सिद्धांत।
उसे हम कहते हैं मांग का सिद्धांत। इस मांग के सिद्धांत को किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। मांग के सिद्धांत के बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है, इसे कहते हैं शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों का सिद्धांत, एक एक सिद्धांत अभी हम आपको समझा रहे हैं। और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर शारीरिक संरचना का सिद्धांत। सेल्डन ने शारीरिक संरचना का सिद्धांत, शारीरिक संरचना का सिद्धांत। ओके, ये जो मांग का सिद्धांत है, इस मांग के सिद्धांत को हम आवश्यकता का भी सिद्धांत कहते हैं। इस मांग के सिद्धांत को हम आवश्यकता का भी सिद्धांत कहते हैं। आपको पता होगा बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने इस मांग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और ये बताया कि हमारे जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो हमारी मांग पे डिपेंड करता है। और इन्होंने बताया कि ये जो मांग है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। अब्राहम मैस्लो ने मांग का सिद्धांत दिया और मांग के सिद्धांत को इन्होंने 5 भागों में बांटा। ठीक, सबसे पहला जो था उसको इन्होंने नाम दिया दैहिक मांग। सबसे पहला था उसको इन्होंने कहा दैहिक मांग। फिर दूसरा इन्होंने कहा सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग। और तीसरा इन्होंने कहा सामाजिक मांग। तीसरा नाम इन्होंने दिया सामाजिक मांग। फिर चौथा इन्होंने कहा स्वसम्मान की मांग, स्वसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट डिमांड, स्वसम्मान मांग। और जो 5वां इन्होंने बताया उसे कहते हैं आत्मसिद्धि की मांग। उसे कहते हैं आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग। बच्चों, सीधे सीधे ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मांग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया या आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। उसमें ऑप्शन में दिया होगा अब्राहम मैस्लो, जिस पे आपको टिक लगाना है ना। और अगर डिटेल में जाके पूछता है तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मांग सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार की मांगों का वर्णन किया। इसमें इन्होंने 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया। सबसे पहली मांग कौन सी थी? दैहिक मांग। दूसरी कौन सी थी? सुरक्षा की। और तीसरी कौन सी थी? सामाजिक मांग। दैहिक मांग का मतलब जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, भोजन, जो कुछ भी शरीर से संबंधित होती है उसे हम क्या कहते हैं? दैहिक मांग कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, हमने कहा कि पहला क्या हो गया? दैहिक मांग। दूसरा क्या हो गया? सुरक्षा की मांग। और तीसरा क्या हो गया? सामाजिक मांग। चौथा स्वसम्मान। और 5वां आत्मसिद्धि। इसमें आपको समझना ये है कि ये जो ऊपर की 2 मांगे हैं इसे निम्न स्तर की मांग कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो ऊपर की 2 मांगे हैं इसे निम्न स्तर की मांग कहा जाता है और ये जो नीचे की तीनों मांगे हैं इसे हम कहते हैं उच्च स्तरीय मांग। ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं उच्च स्तर की मांग और जो ऊपर की 2 चीज़ें हैं उसे हम निम्न स्तर की मांग कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है और ऑप्शन बना करके कि निम्न मांग में से कौन सा सम्मिलित है? सामाजिक मांग, स्वसम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की। आत्मसिद्धि का मतलब होता है वैराग प्राप्त करना, है ना, सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना, इस टाइप का, है ना। सन्यासी साधु बनना आत्मसिद्धि कहलाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक, निम्न स्तर की मांग में 2 मांग आती है, उच्च स्तर की मांग में 3 मांगे आती हैं। दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग को निम्न स्तर की मांग कहते हैं। सामाजिक मांग, स्वसम्मान और आत्मसिद्धि की मांग को हम उच्च स्तर की मांग कहते हैं। एक बात इसमें और आपको अच्छे से समझना चाहिए, बहुत केयरफुली इस बात को सुनिएगा कि जो दैहिक मांग है वो सबसे प्रबल मांग है, सबसे स्ट्रांग डिमांड है। सबसे स्ट्रांग डिमांड इन 5 चीज़ों में सबसे जो स्ट्रांग डिमांड है उसे हम कहते हैं प्रबल दैहिक मांग, जिसे हम प्रबल मांग को दैहिक मांग को सबसे प्रबल या स्ट्रांग डिमांड कहते हैं।
आत्मसिद्धि जो है, आत्मसिद्धि सबसे कमजोर मांग है, सबसे वीक डिमांड जो है उसे हम कहते हैं आत्मसिद्धि। इसको समझिए थोड़ा सा कि दैहिक मांग का मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन हम दैहिक मांग नहीं करते। कपड़ों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, फ्रिज, कूलर, एसी, स्वेटर, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सब किससे संबंधित है? दैहिक मांग से, है ना, फिजिकल डिमांड से। अब आप देखिए कि आत्मसिद्धि की मांग पे कितने लोग चल पाते हैं? बहुत कम ही लोग थे। गौतम बुद्ध थे, विवेकानंद जी थे, ऐसे 2-4 लोग गिने चुने होंगे जो आत्मसिद्धि की राह पर पहुंच पाते हैं। इसलिए आत्मसिद्धि की मांग को हम सबसे कमजोर मांग कहते हैं और दैहिक मांग को हम सबसे प्रबल मांग कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं जल्दी से रिवीजन कर रहा हूं। मांग सिद्धांत किसने दिया? मांग सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार की मांग की बात की? अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की मांग की बात की। एक कौन सा? दैहिक मांग, दूसरा सुरक्षा, तीसरा सामाजिक, चौथा स्वसम्मान और पांचवा आत्मसिद्धि। ठीक, ऊपर की दैहिक और सुरक्षा की मांग को निम्न स्तर की मांग कहते हैं। सामाजिक, स्वसम्मान और आत्मसिद्धि को उच्च स्तर की मांग कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग और वीक देखा जाए, अगर सबसे स्ट्रांग डिमांड कौन सी है, तो सबसे स्ट्रांग डिमांड अगर कोई है तो उसे कहते हैं फिजिकल डिमांड या दैहिक मांग। और सबसे कमजोर मांग अगर कोई है तो वो कौन सी है? आत्मसिद्धि की मांग। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, अब आप देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे जिसे कहते हैं शील गुणों का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं शील गुणों का सिद्धांत। ठीक है, देखिए दूसरा सिद्धांत आपके सामने है, शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों का सिद्धांत, शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों के सिद्धांत को 2 लोगों ने प्रस्तुत किया। एक का नाम था अल्पोर्ट, बहुत बड़ा नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। एक का नाम है अल्पोर्ट और एक का नाम है कैटल। हालांकि इसमें थे 3-4 लोग, इसमें आइजैक भी थे, तो इनका भी नाम आप जानते रहिए, है ना। 1-2 लोग और थे। हमने कहा शील गुणों के सिद्धांत को मुख्यतः 3 लोगों ने प्रस्तुत किया, या मेन रूप से अल्पोर्ट थे, बाकी सब इनके सपोर्ट करने वाले थे। अल्पोर्ट ने एक परिभाषा प्रस्तुत की थी। एक प्रश्न आया था, अल्पोर्ट की परिभाषा में व्यक्तित्व के कितने पक्षों की बात की गई या कितने तत्वों की बात की गई, है ना। अभी आपको एक शॉर्ट में हम वीडियो बना के आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक एक टॉपिक पे, एक एक हेडिंग पे डिटेल चर्चा की जाएगी क्वेश्चंस के साथ। उससे संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास में, और जैसे ही उस हेडिंग को पढ़ाया जाएगा 1-2 क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव लेवल के करवाए जाएंगे, जो सीटेट या टेट में पूछे जाने की संभावना है या जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक, अब आप देखिए, हमने कहा अल्पोर्ट ने एक परिभाषा प्रस्तुत की, आई थिंक 1937 में, 1937 में इन्होंने प्रस्तुत किया। लगभग इनसे पहले 49 डेफिनेशंस दी जा चुकी थी। इनकी जो ये डेफिनेशन थी वो 50वीं डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन में इन्होंने 6 तत्वों का डिस्कशन किया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अल्पोर्ट की डेफिनेशन में व्यक्तित्व के कितने तत्व बताए गए हैं, तो अल्पोर्ट की डेफिनेशन में व्यक्तित्व के 6 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, कितने तत्व बताए गए हैं? 06 एलिमेंट्स। ठीक है, 06 मतलब 6 तत्वों की चर्चा की गई है। फिलहाल अभी आप इतना ही जाने। ठीक, अब देखिए अल्पोर्ट ने कहा, अच्छा एक प्रश्न और पूछता है कि शील गुणों की संख्या कैटल ने कितनी बताई? तो शील गुणों की संख्या इन्होंने 16 बताई। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है कि 16 PF किसने प्रस्तुत किया? 16 PF किसने प्रस्तुत किया? पर्सनालिटी फैक्टर्स। PF का मतलब होता है, P फॉर होता है पर्सनालिटी और F का मतलब होता है फैक्टर्स। तो 16 PF किसने प्रस्तुत किया? 16 PF प्रस्तुत करने वाले कौन थे? कैटल महाराज, है ना। अब देखिए 16 PF किसने प्रस्तुत किया? कैटल ने। आइजैक ने भी एक अपनी परिभाषा प्रस्तुत की थी, उसको हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको यहाँ यह समझना चाहिए शील गुण का मतलब होता क्या है। शील गुण का मतलब होता है अच्छे गुण। शील गुण का मतलब क्या होता है? अच्छे गुण। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें केवल अच्छे गुणों का ही अध्ययन किया जाएगा। इसमें
देखिए होता क्या है ना कि व्यक्ति पे डिपेंड होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति पे डिपेंड होता है। जैसे चोरी करना किसी ईमानदार व्यक्ति के लिए अच्छा काम नहीं है, अच्छा गुण नहीं है, लेकिन चोर व्यक्ति के लिए चोरी करना क्या है, अच्छा गुण है। तो कोई गुण अच्छा खराब नहीं होता, सामाजिक दृष्टि से होते हैं। इनका बेईमानी को गलत नकारात्मक समझा गया है, ईमानदारी को अच्छा समझा गया है, हिंसा को नकारात्मक समझा गया है, अहिंसा को पॉजिटिव समझा गया है, अच्छा समझा गया है, होते हैं। हमने कहा कि शील गुणों का मतलब होता है अच्छे गुण। कैटल, अल्पोर्ट और आइजैक, कैटल थे और अल्पोर्ट और आइजैक, ये तीन लोगों ने कहा कि जो हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है वो हमारे गुणों के आधार पर होती है ना। एक डेफिनेशन भी प्रस्तुत की गई है कि जो व्यक्तित्व है वो गुणों का समन्वित रूप है। अर्थात जब सारे गुणों को इकट्ठा मिला दिया जाता है तो उसी से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मतलब हमारे अंदर जितने भी फीचर्स हैं, यदि उन फीचर्स को ऐड कर दिया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताएं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व के बारे में हम दो शब्द लिखें और एक शब्द जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं भिन्नता। भिन्नता का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्नता कहते हैं। ठीक। और एक होता है आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है, आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन। इन गुणों के आधार पर ही जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के आधार पर ही हम दो लोगों के बीच भिन्नता स्पष्ट कर पाते हैं और व्यक्तित्व के आधार से ही हम आकर्षण के बिंदु बन सकते हैं। अच्छा, आप एक उदाहरण समझिए कि यदि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसकी शारीरिक बनावट, उसके कपड़े, उसके जूते, है ना, स्वभाव, विचार, आत्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता, सब कुछ आपने आकलन कर लिया है और सारी चीज़ों में वो आपने देखा कि 99%, 100% वो सही है, तो आप अब अच्छे से समझ चुके हैं कि व्यक्तित्व क्या है। अब आप कह सकते हैं कि फला व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है ना। भारतीयों ने कहा कि आंतरिक पक्ष का मजबूत होना आवश्यक है, बाह्य पक्ष मजबूत हो या ना हो। यूरोपियों ने कहा बाह्य पक्ष का मजबूत होना आवश्यक है, आंतरिक पक्ष को तो बाद में देखा जाता है। लेकिन एक बात और आपको यहाँ ध्यान देनी है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक समय में या आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किस पे बल दिया, बाह्य पक्ष पे कि आंतरिक पक्ष पे, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि आधुनिक समय में जो बालक है, जो स्टूडेंट है, उसके अंदर दोनों डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। दोनों डेवलपमेंट का मतलब उसका आंतरिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए और उसका बाह्य पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अर्थात उसके विचार, उसकी आत्मा, उसके मन में भी पवित्रता, उसका स्वभाव, समायोजन का गुण, उसकी प्रकृति, सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी शारीरिक बनावट, उसके कपड़े, जूते, सुंदरता भी मायने रखती है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक क्या विचार प्रस्तुत किए व्यक्तित्व के बारे में? आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आधुनिक समय में बालक के अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों का विकास होना आवश्यक है, न कि केवल एक पक्ष का। अभी तक पिछला आपने क्या पढ़ा था? जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश थे, जिसे हम पाश्चात्य दुनिया कहते हैं या यूरोपीय कहते हैं, उन लोगों ने बाह्य पक्ष पे बल दिया। भारत के लोगों ने आंतरिक पक्ष पे, गांधी जी ने, विवेकानंद ने, गौतम बुद्ध ने आंतरिक पक्षों की बात की। और उधर आप देखेंगे पाश्चात्य दुनिया में, है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। पाश्चात्य दुनिया कहने का मतलब अगर ये पृथ्वी है तो हमारा भारत यहाँ पे है और जो यूरोप है, जो ब्रिटेन वगैरह है, वो इधर है। तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो इधर ये वेस्ट आता है ना। अच्छा, ठीक है। तो ये पाश्चात्य हो गए। तो पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिम में देश है, और भारत हमारा किधर स्थित है? वो पूरब की तरफ स्थित है। तो आधुनिक समय में ये कहा गया कि आंतरिक पक्ष और बाह्य दोनों पक्षों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? निर्माण होता है पर्सनालिटी का, है ना। निर्माण होता है पर्सनालिटी का या व्यक्तित्व का। इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक।
हम बात कर रहे थे किसकी? शील गुणों की। शील गुण का मतलब होता है अच्छे गुण। अच्छे गुणों का मतलब है आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आप झगड़ालू प्रवृत्ति के ना हो। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है व्यक्तित्व, और बिना अच्छे व्यक्तित्व के अच्छा व्यक्ति बनना संभव नहीं है। बिना अच्छी पर्सनालिटी के अच्छा पर्सन बनना संभव नहीं है। अच्छा पर्सन बनना, अच्छा व्यक्ति बनने का अर्थ क्या है? आपके अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों का डेवलपमेंट हुआ रहना चाहिए। आपके अंदर मतलब बच्चों के अंदर, आपके अंदर, है ना। अब देखिए, हमने कहा शील गुण का मतलब क्या होता है? अच्छे गुण। अच्छे गुणों को किसने ये गुणों को व्यक्तित्व का आधार किसने माना? अल्पोर्ट ने, कैटल ने और आइजैक ने। ये एग्जाम पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16 पीएफ किसने प्रस्तुत किया? 16 पीएफ किसने प्रस्तुत किया? कैटल ने। पीएफ का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक। और किसकी? अल्पोर्ट की डेफिनेशन में व्यक्तित्व के कितने तत्व बताए गए? तो अल्पोर्ट की डेफिनेशन में व्यक्तित्व के 6 तत्व बताए गए। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके। अब देखिए, हम तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत जिसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? फ्रायड। उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। ओके, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने भी एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो मांग का सिद्धांत हो, चाहे वो शील गुणों का सिद्धांत हो, और चाहे ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो, ठीक। इसको समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि मनोविश्लेषण का मतलब होता है मन प्लस विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन का मतलब किसी चीज की व्याख्या करना। तो अब सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा? सिगमंड फ्रायड ने बच्चों के लिए एक नार्सिसिज्म का भी प्रयोग किया था। इन्होंने एक वर्ड प्रयोग किया था जिसे कहते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म प्रेम। अर्थात बालक जब शैशवावस्था में होता है, इन्फेंसी एज में होता है, तो उसके अंदर आत्म प्रेम का गुण होता है। इसी आत्म प्रेम को सिगमंड फ्रायड ने क्या नाम दिया था? नार्सिसिज्म। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, वो बहुत हल्की चीज़ों को पूछता है। हम पढ़ते समय इतना गंभीर हो जाते हैं कि हम हल्की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते, और एग्ज़ाम में बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यूपी टेट में, सुपर टेट वगैरह में, सी टेट में थोड़ा सा पेडागोजी का सेक्शन होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हर फैक्ट को। अगर आपके फैक्ट्स शायद तैयार हो गए, आई मीन हेडिंग्स अगर आपकी तैयार हो गई, एक एक हेडिंग, तो जाहिर सी बात है सीटेट के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो प्रश्न दिए जाते हैं वो थोड़ा से थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। यदि आप प्रश्नों की समझ अपने आप में विकसित कर लिए तो प्रश्नों को हल करना कठिन नहीं होता है, प्रश्नों को समझना कठिन होता है। जैसे ही प्रश्न आपको समझ में आएंगे वैसे ही ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे कि कौन सा विच इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब देखिए, नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। ये इनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया। हमने कहा कि व्यक्तित्व के लिए इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना। इसमें इन्होंने क्या कहा? मन का विश्लेषण किया। अब अगर आप देखें तो हमने आपको एक बार बताया भी है, फिर से बता दे रहे हैं कि जो बालक है वो केवल मूर्त या केवल अमूर्त पक्षों का मिश्रण नहीं है। बालक के अंदर दोनों पक्ष उपस्थित हैं, चाहे वो अमूर्त की बात कर ले, चाहे वो मूर्त की बात कर ले, है ना। अगर हम मूर्त की बात करेंगे तो इसके अंदर बोन्स हैं जिन्हें नापा तौला जा सकता है, इसके अंदर, है ना, माइंड है, इसके अंदर मसल्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं। अमूर्त में आप देखिए, बालक के अंदर कुछ विचार हैं, और सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था कि आत्मा है ना, मन है, विचार है, फिर क्या है? व्यवहार है, समायोजन का गुण है, इत्यादि चीज़ें इसमें हम अमूर्त पक्ष में अध्ययन करते हैं। इन्होंने मन को पकड़ा।
इन्होंने कहा कि मन का विश्लेषण किया जाए, क्योंकि मन ही एक ऐसा पक्ष है, अमूर्त पक्ष है, जो हम किस प्रकार के कार्यों को करेंगे, अच्छे कार्यों को, कोई बुरे कार्यों को, ये डिपेंड करता है किस पे, हमारे मन की प्रवृत्ति पे। यदि हमारा मन अच्छा है, पवित्र है, तो हम अच्छे कार्यों को करते हैं। यदि हमारा मन थोड़ा सा चंचल प्रकृति का है या थोड़ा सा नेगेटिव प्रवृत्ति का है, तो हम नेगेटिव वर्क्स को करते हैं। अब आप देखिए, हमने कहा मन का विश्लेषण। मन के विश्लेषण में सिगमंड फ्रायड ने कहा कि ये जो मन है हमारे अंदर, हालांकि ये अमूर्त पक्ष है, इसे देखा मापा तौला नहीं जा सकता, फिर भी ये हमारे अंदर उपस्थित है, ये हमारी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने इसी पर प्रयोग किया और कहा कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द मन, कह सकते हैं मन के 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, इन्होंने जो पहला कहा, उन्होंने कहा वो होता है चेतन मन, है ना, कॉन्शियसनेस। और जो दूसरा है उसे इन्होंने नाम दिया अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन। और जो तीसरा है उसे इन्होंने नाम दिया अचेतन मन, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मन का विश्लेषण किया, और मन का विश्लेषण करते समय इन्होंने बताया कि मन के 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है चेतन मन, चेतन अवस्था, है ना। जो पहला होता है वो होता है चेतन अवस्था। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं अर्धचेतन अवस्था, और जो तीसरा है इसे हम कहते हैं अचेतन अवस्था। ओके, अब आप देखिए सर, इन तीनों में क्या अंतर है, चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था और अचेतन अवस्था में। ठीक, जैसे आप देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चेतन अवस्था क्या है। आपको जो कुछ भी याद है वो चेतन अवस्था में है। ठीक है, आपको जो कुछ भी याद है, अभी अभी आपके मस्तिष्क में वो मेमोरीज में वो एक्टिव है, किसी बात को लेकर को आप सोच रहे हैं, किसी सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा अभी अभी आपको याद है, जो कुछ भी आपको प्रेजेंट टाइम पे याद है, उसी को हम कहते हैं चेतन मन। ठीक है, और जो कुछ भी आपको हल्का फुल्का याद है, मतलब ऐसा कि याद भी है और नहीं भी याद है, अगर आप प्रेशर देंगे मस्तिष्क पे, माइंड पे, तो वो याद हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे करके भूल जाएगा। वो किस अवस्था में है, अर्धचेतन में। अचेतन क्या है, जैसे आपने कोई विचार अपने लिए प्रस्तुत किया था, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि हमें इस बार IAS का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, उसके लिए हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मिनिमम 10 to 12 आवर्स हमें पढ़ने चाहिए। ये विचार आपने अपने लिए बनाया था, और 1, 2 या 3 दिन बाद इस चीज़ को आप भूल गए, और ये किस में चला गया, आपके अचेतन मन। मतलब आपके अंदर एक इच्छा थी कि हम सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देंगे, और आपने उसके लिए एक फ्रेम बनाया था, एक टाइम टेबल बनाया था। ठीक है, अब 1-2 दिन आपने उस पर काम भी किया, लेकिन बहुत व्यस्तता आपके जीवन में है, 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन के बाद आप उसको भूल गए। अब ये जो विचार था ये किस अवस्था में चला गया, अचेतन मन में। अर्थात हमारे मन में ये बात है कि हमें सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, दबा हुआ है ना, बहुत मतलब गर्त में चला गया है। अभी उसको हमको ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो जो दमित इच्छाएं होती है, एक वर्ड यूज किया जाता है, दमित इच्छाएं। दमित इच्छाएं का मतलब आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं और उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपने सोचा यार हमें एक 4 व्हीलर लेना चाहिए, है ना। 4 व्हीलर लेने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-4 दिन आपने मेहनत किया, फिर उसको आप भूल गए। या आप कहीं घूमने गए थे, मसूरी गए थे, शिमला गए थे, कुछ दिन तक, जिस दिन आप गए थे जब वापस आए तो 2-4 दिन तक वो बात आपके मस्तिष्क में एक्टिव थी। सारे चित्र, क्या क्या खाया, क्या क्या देखा, वो सब कुछ आपके मस्तिष्क में एक्टिव रूप में था। उसे ठीक है चेतन मन कहते हैं। चेतन के बाद जैसे ही समय बीतता गया, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, तो किस में चला गया, अर्धचेतन मन में। एक समय ऐसा आया 1-1.5 साल बाद कि अब आपको कुछ भी नहीं याद है। अगर कोई बताए तो हाँ
वो बात हम भी गए थे तब आपको याद आ सकता है, लेकिन स्वयं से आप उसको भूल चुके हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दमित इच्छाएं या अचेतन मन। इन्होंने कहा सिगमंड फ्रायड ने कि बालक को जो कुछ भी याद है वो चेतन है, ठीक है, और जो उसको थोड़ा बहुत याद है वो अर्धचेतन है, और जो उसको बिल्कुल नहीं याद है, कभी वो प्लान बनाया था अब वो भूल चुका है, उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन मन। यहाँ एग्जाम पॉइंट ये है, समझने वाली बात ये है भैया कि ये जो अर्धचेतन मन है सिगमंड फ्रायड ने इसी पर प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिगमंड फ्रायड ने किस मन पर प्रयोग किया, तो उसका नाम है अर्धचेतन अवस्था वाले व्यक्तियों पर प्रयोग किया। ये कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बेहोशी के मतलब जिसको चक्कर वगैरह आता रहता है, या कुछ लोग ड्रिंक कर लेते हैं, या कुछ लोग बीमार रहते हैं, तो वो मतलब होश में भी रहते हैं और बेहोशी की अवस्था में मतलब अर्ध अवस्था में रहते हैं, ठीक। अब आप देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया वो किया अर्धचेतन अवस्था के व्यक्तियों पर, और अध्ययन किसका किया, अचेतन अवस्था पर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में किस मन का या मन की किस अवस्था का अध्ययन किया, तो आपको टिक लगाना है अचेतन अवस्था का, ठीक है। और किस मन की अवस्था पर सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया, तो आपको क्या लगाना है, अर्धचेतन अवस्था पर। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, ये जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, ये जो हमारी पुरानी प्लानिंग्स हैं, यदि हम इनको ऊपर ले आएं और इन्हीं पे कार्य करने लगें, इनको प्राप्त करने की कोशिश करने लगें, तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा, अचेतन अवस्था में जो भी प्लानिंग या जो भी बात चले गए हैं उनको पुनः जागृत करें, उन पर हम पुनः कार्य करें, इसी से व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। ये किसका विचार था, सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में मन की 3 अवस्थाओं की चर्चा किया, एक चेतन अवस्था, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन अवस्था मतलब जो कुछ भी हमें याद है, अचेतन अवस्था जो कुछ भी हम भूल चुके हैं, अर्धचेतन अवस्था जो कुछ हमें 50% याद है और 50% हम भूलने की अवस्था पे हैं। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि सिगमंड फ्रायड ने मन की किस अवस्था पर प्रयोग किया, तो वो था अर्धचेतन। इन्होंने बीमार व्यक्तियों को पकड़ा, है ना, इन्होंने ड्रिंक करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे बातों को, उनसे प्रश्नों को किया, तो उन्होंने सच बताया। उन्होंने जब कभी जो कुछ भी किया था वो सब कुछ बताना चालू कर दिया, जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ बताना चालू कर दिया, है ना। तो अर्धचेतन की स्थिति में व्यक्ति सच बोलता है, और चेतन की स्थिति में व्यक्ति झूठ का भी सहारा ले सकता है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति से या किसी बालक से उसके घर के बारे में पूछिए, अगर वो समझदार है, चेतन अवस्था में है, तो अपने घर की बातों को आपसे नहीं डिस्कस करेगा। लेकिन किसी बीमार व्यक्ति से उसके जीवन के बारे में पूछिए, जब वो अंतिम अवस्था में हो अपने, तो हर बात को वो सच सच बता देगा आपको, है ना। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने किसको चुना, अर्धचेतन अवस्था वाले व्यक्तियों को इस प्रयोग के लिए। लेकिन अध्ययन किसका किया, तो अचेतन अवस्था के व्यक्तियों को। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड इतने से ही नहीं रुकते हैं, सिगमंड फ्रायड ने और चर्चा किया। सिगमंड फ्रायड ने 3 गुणों की बात किया कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए 3 जो गुण हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। मन का डिस्कशन तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में होगा ही, ठीक है, अब वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए गुणों का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि बालक के अंदर 3 गुण होते हैं, एक होता है इदम, ठीक है, एक होता है अहम और एक होता है परा अहम, ठीक है। एक होता है इदम, अहम और परा अहम, ठीक है। जो इदम है इसे हम कहते हैं एडी, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ईगो कहते हैं। और जो ये है परा अहम, इसे हम कहते हैं सुपर ईगो। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है वही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आप देखिए कि परा अहम को किस नाम से जानते हैं, अत्यहम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत की पॉइंट बता दूं साइकोलॉजी का। अगर आप चाहते हैं कि आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे ढंग से आने लगे,
तो उसके शब्दों से आप अपना परिचय बनाइए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट्स आपको आने लगे तो उसके वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होना आवश्यक है ना। जैसे हमने कहा इदम, तुरंत आपको पहचान जाना चाहिए, साइकोलॉजी का वर्ड है, संस्कृत का है, लेकिन इसका संबंध किससे है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। अहम क्या है? ईगो। और परा अहम क्या है? सुपर ईगो, या इसी को हम क्या कहते हैं? अत्यहम कहते हैं। आइए इन गुणों को हम समझते हैं कि ईगो क्या है और ईडी क्या है और सुपर ईगो क्या है। ठीक, इन्होंने कहा, सिगमंड फ्रायड ने यह बताया कि ये जो ईडी है, जो इदम है, इदम व्यक्ति का सबसे निम्न स्तर का गुण है। सबसे निम्न स्तर का गुण है इदम। जब व्यक्ति के अंदर इदम का गुण मतलब प्रबल होता है तो वो केवल शारीरिक सुख की इच्छा करता है। किसकी इच्छा करता है? शारीरिक सुख की। उसे दुख दर्द पसंद नहीं है, दुख दर्द सहन करना उसके बस की बात नहीं है, उसे शारीरिक सुख चाहिए। अर्थात किसकी बात करता है? वो सोना चांदी फ्रिज कूलर एसी की बात करता है, भौतिक सुखों की चर्चा करता है। अर्थात ये पाश्विक होता है। पाश्विक का मतलब एनिमल टाइप का होता है ना। इसे जैसे एनिमल को अपने कार्य और उसके परिणाम का पता नहीं होता, उसके कार्य और परिणाम का पता नहीं होता कि इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा, वैसे ही इस गुणों वाले व्यक्तियों को ये नहीं पता होता कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। ठीक, तो ये कैसे गुण हैं? निम्न स्तर के गुण हैं। शारीरिक सुख की इच्छा करते हैं, है ना, शारीरिक सुखों की इच्छा करते हैं। फिर भौतिकवादी होते हैं, पाश्विक होते हैं। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि ये जो दिया बालक में ये जो उपस्थित होता है, ये कहाँ से उपस्थित होता है? तो ये वंश की देन होती है, अर्थात हमारे माता पिता से, या ये ट्रेडिशनल होता है, ये हमारे परंपरागत चलता रहता है, मिलता रहता है। ठीक, अब आप देखिए, भौतिक निम्न स्तर के गुण हो गए, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, कार्य और परिणाम का पता नहीं कि किस कार्य का क्या परिणाम होगा, उसके बारे में इन्हें कोई अनुमान नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? इदम वाले व्यक्ति। ठीक है, शारीरिक सुख को अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो यही एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं लिबिडो। एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं लिबिडो। लिबिडो का मतलब ये होता है कि सेक्स एनर्जी या काम प्रवृत्ति। ठीक है, जिस व्यक्ति में काम प्रवृत्ति अधिक होती है ना, सेक्स जो विष उत्सुकता होती है, अधिक होती है, उसे हम कहते हैं लिबिडो। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत से ये भी प्रश्न पूछा गया कि लिबिडो का संबंध किससे है? तो लिबिडो का संबंध किससे है? इदम से है। ठीक, लिबिडो क्या है? लिबिडो का मतलब होता है काम प्रवृत्ति, शारीरिक सुख या सेक्स कैपेसिटी, है ना, जो भी है उसको आप समझिए। इसी में इन्होंने दो बातें की, एक इन्होंने इरोस की बात की और एक इन्होंने थानाटोस की बात की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आज की क्लास में हम आपको की पॉइंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एकदम जो एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। ठीक, हमने कहा एक इरोस और एक क्या होता है? थनाटोस, है ना। इरोस का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, है ना, जीवन जीने की इच्छा। और ये थनाटोस का संबंध किससे है? ये थनाटोस का संबंध मृत्यु से है और इरोस का संबंध किससे है? जीवन से है। इसका, इन दोनों का संबंध किससे है? लिबिडो से। लिबिडो का संबंध किससे है? इदम से। ठीक, आइए इसको समझने से पहले आपको इस बात को समझना चाहिए कि पराअहम या सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो को हम कितने नामों से जानते हैं, पहले वो देख लें। इसे हम आत्मा की पुकार कहते हैं, इसे हम अंतःकरण की पुकार कहते हैं। अर्थात जब ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम दुनिया से विरक्त होने की भावना हमारे अंदर जागृत होने लगती है। अर्थात हम गौतम बुद्ध की राह पे चलने लगते हैं, हम स्वामी विवेकानंद की राह पर चलने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये गुण हमारे अंदर प्रबल हो जाएगा तो हम साधु सन्यासी वैराग की तरफ चले जाएंगे। अब आप बताइए कि क्या व्यक्तित्व के निर्माण के लिए केवल इदम का होना आवश्यक है? तो आपका प्रश्न होगा नहीं सर। क्या व्यक्तित्व के निर्माण के लिए परा अहम का होना आवश्यक है? आप कहोगे नहीं सर,
है ना। ये जो होते हैं ये बड़े नैतिकवादी होते हैं, ये बड़े सभ्य होते हैं, ये बड़े नैतिकवादी होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति, इनको कार्य का परिणाम पता होता है। सबसे बड़ी बात कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम इनको बहुत अच्छे से पता होता है। अब जीवन जीने के लिए सामान्यतः चाहिए क्या? अगर इस जगत में रहना है, इस दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम दोनों की स्थिति में रहें, अर्थात इधर भी थोड़ा सा रहें और इधर भी। तो ये जो अहम है, ये संतुलन की स्थिति है। ये किसकी स्थिति है? संतुलन की। जैसे आपने देखा होगा कि ये तराजू होती है ना, तो इसे आप क्या मान लीजिए, एक तराजू को ईडी मान लीजिए और एक को सुपर ईगो मान लीजिए। तो ये जो संतुलन बनाए हुए है, इसी को हम क्या कहते हैं? ईगो। अर्थात भौतिक जगत में ये संतुलन का कार्य करता है। इन दोनों ईडी और सुपर ईगो के बीच ये संतुलन बनाए रखता है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, ठीक है। इस पे और हम चर्चा करेंगे। चौथा सिद्धांत, बस लास्ट के 2 मिनट और आपको, जो चौथा सिद्धांत है उसे कहते हैं शारीरिक संरचना का सिद्धांत। शारीरिक संरचना का सिद्धांत। शारीरिक संरचना का जो सिद्धांत है उसको दिया किसने? शारीरिक संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया सेल्डन ने, ठीक है। सेल्डन ने बताया कि कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग गोल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपसे इस व्यक्तित्व के जो चैप्टर है उसके अर्थ की बात किया। दूसरा किसकी बात किया? उसके पक्ष की बात किया। तीसरा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े। फिर हमने किसकी चर्चा किया? सिद्धांत की। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और जो आपको पढ़ाना है, अभी थोड़ा 1-2 परिभाषाएं आपको बता देंगे, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसे कहते हैं मापन, मेजरमेंट। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही। गैलेक्सी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम को हम बहुत आसान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।